हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी सोशल साइंस का पेपर होगा क्लास 10th का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन साथ में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सब आप खुद पढ़ सकते हो अपने आप ही, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। मतलब आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने किस तरीके से अपने रोल को अदा किया था। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका आंसर क्या है। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर। ये सारे के सारे आंसर हुए हैं जो सीबीएसई ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद ही प्रोवाइड किए हैं। तो और इस पेपर में से आपके कम से कम 5 से 10 नंबर का पेपर सेम टू सेम आएगा। तो जो पहला आंसर है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1, महिलाओं ने क्या करा, बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया। जितनी भी महिलाएं थी दोस्तों, सभी ने क्या किया था, बहुत ही बड़े लेवल पे, मतलब कह सकते हो काफ़ी बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया गया था महिलाओं के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह चल रहा था, उसी के दौरान क्या होता, महिलाओं ने उनकी बातें सुनी और घर से बाहर आती थी। तो लोगों के मन में यह आया कि इतनी महिलाएं बाहर क्यों आई, क्यों सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तो कारण ये था कि उसी समय क्या था दोस्तों, गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा, नमक सत्याग्रह आंदोलन। उसमें क्या था, महिलाओं ने ना बड़े उनकी बातों को सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। और जब उनकी बातें सुनती थी तो फिर क्या होता था, मन में मोटिवेशन होता था, जिसके कारण क्या हुआ कि महिलाएं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही बड़े रूप में अपनी भूमिका को निभा पाई। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया था। जुलूस क्या होता है, जो हम कहते हैं एक तरीके से क्या कि रैलियाँ चलती है, मतलब बहुत सारी भीड़ चलती है किसी एक नेता के पीछे। तो उसी तरीके से क्या होता, महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, खुद ही नमक बनाया। विदेशी जो कपड़े थे और शराब की दुकानें थी, उनको क्या किया, पिकेटिंग की, मतलब उनकी एक तरीके से उनका यूज़ कम किया गया, विदेशी कपड़ों का यूज़ ना के बराबर किया गया। और ये सारी क्या थी, खास बातें थी। और एक और पॉइंट अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूँ तो क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों, अनेकों महिलाएं जेल भी गई थी। और किसी का जेल जाना एक तरीके से क्या कहलाता है, उनको फेमस कराता है बाद में। तो ये आपका पहला आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कि रसायन उद्योग का महत्व बताइए, विवेचना कीजिए। मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको बताना है। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। क्या कह रहा है कि रसायन उद्योग का निम्नलिखित महत्व है। पहला क्या, कि सकल घरेलू उत्पाद में 3% हिस्सा है। और 3% यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरे पॉइंट में कह रहा है या बताया जा रहा है कि अकार्बनिक रसायनों का उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, कांच, साबुन आदि में प्रयोग होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि रसायन उद्योग का एक और महत्व क्या है, जितने भी अकार्बनिक क्या होते हैं दोस्तों, रसायन होते हैं, जैसे कि जिनमें कार्बन का प्रयोग कम होता है, एक तरीके से उर्वरक है, कृत्रिम वस्त्र है, इन सब का क्या होता है, प्रयोग होता है रसायन उद्योग में। तीसरा पॉइंट क्या है कि रसायन उद्योग से क्या फ़ायदा है, कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन का मतलब है पेट्रोल से निकलने वाले जो भी रसायन शामिल होते हैं। कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि में प्रयोग होता है। तो इनमें से आपको कोई 2 पॉइंट लिखने हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं। ये क्या है, रासायनिक उद्योग के फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 उपाय बताइए। आप सभी जानते हो कि भारत में राजनीति किस लेवल पर गिर चुकी है। लोग कहते हैं कि राजनीति क्या एक तरीके से दलदल है। तो इसके सुधार के लिए कोई 2 उपाय बताने हैं आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ये रहा। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि दल बदल कानून को मजबूत करने की ज़रूरत है। दल बदल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में चल जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा मौके मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे मेंबर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मेंबर बहुत सारे बीजेपी में जा रहे हैं। तो जहाँ पर क्या होता है, जब टिकट नहीं मिलता है उनको तो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और जिससे उन्हें टिकट मिल जाता है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, एक तरीके से टफ बनाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी राजनीतिक दलें हैं
उनके जो इंटरनल काम होता है उनको एक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानून बना देना चाहिए, जिससे कि क्या है सभी को बराबर मौके मिल सके। तीसरे पॉइंट में बात करी जाए तो राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में ज़रूर टिकट दें। आप देखते हो कि बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टियां केवल और केवल पुरुषों को ही सीट देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, परंतु इस बार जो ये पॉइंट है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है कांग्रेस की पार्टी ने। यूपी इलेक्शन में उन्होंने 1/3 सीटें लगभग महिलाओं को दी है। आपने देखा भी होगा, प्रियंका गांधी वहाँ की अभी अध्यक्ष हैं यूपी इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से। तो इसी तरीके से आप बात करें चौथा, तो उस चुनाव का जो खर्च होता है दोस्तों, उसे सरकार को उठाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक आम इंसान चुनाव लड़ना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं होता है। जबकि एक बड़ी पार्टी क्या करती है, करोड़ों रुपए खर्च कर देती है एक इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ऐसा करना चाहिए कि सभी को सरकार बराबर मौके दे, और जितना भी खर्चा हो वो खुद बियर करे, यानी कि खुद सहन करे। तो आपको जो अच्छा लगे पेपर में वो लिख लीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में कह रहे हैं दोस्तों मिलान करना है, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो पहला पॉइंट क्या है गाइस, पहला पॉइंट है आपके पास कि बैंक द्वारा दिया गया ऋण क्या होता है। तो बैंक अगर किसी को ऋण देती है तो एक तरीके से क्या होता है, वो फॉर्मल क्रेडिट होता है, फॉर्मल ऋण होता है दोस्तों, एक तरीके से फॉर्मल सोर्स होता है। फॉर्मल का मतलब क्या है, औपचारिक, यानी कि पहले का आंसर क्या होगा, बी ये वाला। दूसरे में क्या करें, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोस्तों ये होता है कि अगर आप एक सामान खरीद रहे हो तो आपको बदले में क्या देना है, वो सामान देना है जिसको दूसरे की नीड पूरी हो सके। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को बेचा जाता है, जैसे कि पुराने टाइम में होता था जब हमारे देश में पैसे नहीं हुआ करते थे, नोट और सिक्के नहीं चलते थे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत सड़कें का महत्व लिखिए। क्या सीमांत सड़कों मतलब जो एक तरीके से बॉर्डर रोड होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई 2 पॉइंट लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा, ये इसका पॉइंट्स है। आप देख सकते हो जैसे कि मान लो ये इंडिया है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। तो ये पूरब, ये पश्चिम, और ये आपका उत्तर, ये दक्षिण। तो कह रहा है सीमांत सड़कों का उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में क्या है, सामरिक महत्व है, क्यों। देखो उत्तर का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा है। देखो मैं दोबारा बनाता हूँ इसे, यहाँ बनाता हूँ। ये इधर वाला हिस्सा क्या एक तरीके से दोस्तों ये उत्तरी इलाका है। यहाँ पे क्या है, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पे जहाँ मैं रेड पेन चला रहा हूँ, रेड कलर। और ये क्या उत्तर पूर्वी, मतलब इधर वाले हिस्से में यहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका पड़ जाता है। और पहाड़ होने के साथ साथ क्या है, नेपाल है, चाइना का भी थोड़ा हिस्सा पड़ जाता है। तो यहाँ से आसानी से क्या होता है, हम रिलेशन बना पाते दूसरे देशों के साथ। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इन सड़कों के विकास से क्या हुआ, दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। तो इन क्षेत्रों का मतलब है ये जो सीमांत सड़कें बनी है, जितनी भी बॉर्डर के पास की जितनी भी सीमाएं से सड़कें बनती हैं इस तरीके से, उनका क्या होता है, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और हमारी आर्मी की टीम, आर्मी वाले भी जा सकते हैं। जिससे कि क्या होता है कि आसानी से कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ पे हमारे देश के नौजवान, जितने भी नौजवान का मतलब भारतीय सेना के जो आर्मी वाले, वो आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये सड़कें क्या करती है, इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास में सहायक हुई है। अगर ये सड़कें बनती हैं, बॉर्डर की जो सड़कें बनती है, इससे क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। इस तरीके से होता है क्योंकि वहाँ पे लोगों को काम मिलता है। जब काम मिलेगा तो क्या होगा, उनका आर्थिक विकास होता है। अब बात करेंगे दोस्तों सेक्शन बी की, यानी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किस तरीके से करना है, ध्यान देना आप ज़रा। तो पहला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब वैश्वीकरण जो है, इसका भारत के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक क्या फ़ायदे हुए एक तरीके से, वो आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के ऑप्शन में, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। सीधी सी बात है, मतलब वैश्वीकरण के बारे में पूरे तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो बोल रहा है सकारात्मक का मतलब तो जिससे हमें फ़ायदे हुए हैं, तो फ़ायदा हमें और साथ में दोनों को फ़ायदा, यानी कि जिसने वैश्वीकरण का मतलब पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक देश के
कोई भी जो फैक्ट्री वाला है, कोई भी क्या है कंपनी है, वो दूसरे देश में जाके आसानी से सामान को बेच सकता है। यही क्या एक तरीके से वैश्वीकरण है, विश्व का एकीकरण हम कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, उत्पादकों को फ़ायदा हुआ है और स्थानीय और विदेशी दोनों को फ़ायदा हुआ है। मतलब क्या है, देखो मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। कहना चाह रहा है क्या कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, जितने भी उत्पादक हैं, स्थानीय लोग हैं और विदेश के लोग हैं, यानी जो अगर हमारे देश के उत्पादक हैं या फिर विदेशों के उत्पाद, दोनों को फ़ायदा हुआ है। कैसे, प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ है, अब उपभोक्ता को भी फ़ायदा हुआ। उपभोक्ता मतलब जो ग्राहक होते हैं, वह विदेशों का सामान आसानी से खरीद सकते हैं, सस्ते दाम पे ले सकते हैं। अब क्या करें, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ता को लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, और क्या बताया जा रहा है इसमें, इन उपभोक्ताओं के समक्ष क्या होता है, पहले से अधिक विकल्प होते हैं। अब जैसे गांव में जाओ आप, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप कुछ किसी कंपनी का कुछ सामान लेना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। परंतु जब आप शहरों में आते हो तो क्या होता है, एक ही चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चप्पल लेनी है तो उसकी बहुत सारी मार्केट में आपको 50 वैरायटी मिल जाएगी, परंतु अभी गाँव में ऐसा नहीं होता। तो इसका फ़ायदा क्या है, मतलब कि शहरों में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उनके पास क्या है, आसानी से अधिक विकल्प होते हैं। कह रहे उत्पादों की उत्कृष्ट, अब क्या होता है, गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। साथ में क्या हो रहा है दोस्तों, कम कीमत करके हमें ना लाभान्वित किया जाता है, मतलब फ़ायदा मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के कारण नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। वैश्वीकरण से क्या होता है, विदेशों की कंपनियां हमारे देश में आती हैं, तो यानी कि क्या करेंगी, उसे ही तो बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी। अब इससे क्या होता है, वे निवेश करती हैं, रोजगार लेके आती हैं, तो रोजगार के नए नए अवसर होते हैं, जिससे कि हमें जॉब मिल सकती है वहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हुआ दोस्तों, अनेक भारतीय कंपनियां भी क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां के रूप में उभरी है। मतलब जैसे बहुत सारी भारत की जो कंपनियां हैं विदेशों में भी जाके अच्छा काम करें, जैसे कि टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रैनवैक्सी, ये 3 बड़ी कंपनियां जिनका दुनिया के बड़े बड़े देशों में क्या है, बोलबाला रहा है, अच्छी खासी कंपनी है। इसका एक और पॉइंट है दोस्तों, क्या है कि वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों को, विशेषकर सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के नए अवसरों का सृजन किया है। कैसे, मतलब समझो, वैश्वीकरण से क्या हो, जो भी मतलब सेवा देती हैं, जिस सेवा का मतलब है, जैसे कि टेलीकॉम की जितनी भी कंपनियां हैं, इन्होंने क्या करा, इनके लिए संचार प्रौद्योगिकी वाली जितनी भी कंपनियां हैं, इनको एक नए नए अवसर मिले हैं, जिससे कि क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। ग्रोथ का मतलब उनका बहुत ज़्यादा विकास है, उन्हें बहुत पैसा मिल रहा है आज के टाइम में। इसके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन था दोस्तों, कि वैश्वीकरण के बारे में बताइए। तो वैश्वीकरण क्या है, सब कुछ बता रखा है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के फिर भी बता दे रहा हूँ। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब मैंने बताया ना, वैश्वीकरण क्या है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच बिना किसी भेदभाव के व्यापार को बढ़ावा देना ही क्या एक तरीके से वैश्वीकरण है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जितने भी टैक्स होते हैं दोस्तों, उनको या तो ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर टैक्स को ना के बराबर रखा जाता है, बहुत ही कम टैक्स लगाया जाता है। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक क्या हो रहा है दोस्तों, वस्तु और सेवाओं का क्या हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। मतलब आसानी से हम खरीद सकते हैं और आसानी से हम बेच सकते हैं विदेशों में जाकर। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इससे क्या हुआ, कुछ वर्षों में, कुछ दशकों का मतलब है, कई 10 20 30 सालों में विश्व के अधिकांश भागों में क्या हुआ, एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। अब क्या होता है, अब एक देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी अमेरिका का कोई सामान खरीद सकता है, ऑस्ट्रेलिया का कोई खरीद सकता है। क्यों हो पाया, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना आया है। तो ऑनलाइन कैसे हुआ है, ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। तीसरा क्या करें दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का होता है, क्योंकि वही क्या करती हैं, विदेशों की कंपनियां होती हैं, और एक जैसे तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, आसानी से पैसों का यूज़ करके एक नई फैक्ट्री को ओपन कर लेती हैं। अगला पॉइंट क्या है, पिछले कुछ दशकों में लोगों का विभिन्न देशों के बीच आवागमन बढ़ा है, इससे विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरा और चौथा पॉइंट लगभग सेम बता रखा है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों, क्या चीज़ सुनिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारत के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। जो भारत को मतलब अंग्रेजों ने जो गुलाम बनाया था, किस लिए हुआ था, क्योंकि भारतीय लोगों ने क्या था, सहयोग किया था। तो कह रहा है यह शासन लगभग 3 इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था।
अगर भारत के लोग अपना असहयोग सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। ढह जाने का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ख़त्म होने का मतलब क्या है, भारत पर से उनका गुलाम ख़त्म हो जाएगा, वो हमें गुलाम नहीं बना सक पाएंगे फिर। कह रहा है, इस कथन के आलोक में असहयोग आंदोलन के कारण का विश्लेषण कीजिए। ये जो कथन बताया गया इसके अंतर्गत आपको ये बताना कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों हुआ था। तो एक तरीके से अगर ना आए तो आप सिर्फ असहयोग आंदोलन के बारे में जो भी बातें पता वो लिख दीजिए। अभी तो अपने क्वेश्चन भी किया था, इसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रही थी, तो देखिए इसका आंसर। तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। पहला कारण था दोस्तों क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में क्या हुआ था, उसी समय क्या होता, दुनिया में पहला युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के बीच। भारत में क्या हुआ था, करों में वृद्धि हो गई थी। कर का मतलब क्या है दोस्तों, टैक्स रेट बढ़ गए थे, कीमतें तेज़ी से बढ़ने लग गई थी, ज़बरदस्ती भर्ती करने लगे थे अंग्रेज। खाद्य में समस्या आ गई थी। खाद्य शासन समस्या का मतलब है कि देश में खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज क्या कर रहे थे, इंडियंस को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करते थे और अपने युद्ध को लड़ने के लिए, मतलब जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीय लोगों को लेके जाया जाता था। ये सब समस्याएं आ गई थी, तो इसलिए असहयोग आंदोलन उत्पन्न हुआ था। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, उसी समय क्या हुआ था दोस्तों, 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। इस कांड के अंतर्गत क्या हुआ था कि कुएं के अंदर सैकड़ों लोग कूद गए थे, क्योंकि वहाँ पे गोलियां चलाने के लिए रोल्ट एक्ट जो कानून पास हुआ था उसके संदर्भ में क्या होता, बहुत सारे भारतीय वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। परंतु जनरल डायर ने क्या करा, एक कायर वाला काम किया था और गोली चलाने का हक दे दिया था किनको, जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले थे। तो इसी कारण क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। और तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों, तुर्की पर कठोर संधि थोपे जाने की अफवाहें दुनिया में फैल रही थी। ठीक है, तुर्की एक देश पर क्या होता है, बहुत सारे संधि थोपे गए थे। संधि का मतलब क्या है, कानून बना दिए गए थे, जिसके बाद क्या होता है, मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने पर गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी, जिसे हम खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं। हुआ क्या था, तुर्की के ऊपर बहुत सारे नियम बना दिए गए थे। तो उसके संदर्भ में क्या हुआ, मोहम्मद अली और शौकत अली दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा, ये मुस्लिम नेताओं थे, युवा मुस्लिम नेता थे, जिसके साथ में उन्होंने क्या करा, गांधी जी के साथ चर्चा शुरू करी और एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था, खिलाफत आंदोलन। तो गाइस 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या बात है, कह रहे लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल रही है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जो है एक तरीके से जो लोगों के बीच में आर्थिक असमानता है इसको कम करने में सफल नहीं रही है। नहीं का मतलब नहीं हो पाई है, कमी मतलब गरीब और गरीब हो गया, अमीर और गरीब हो गया है। आप इस कथन से सहमत हैं, अपना न्याय उचित ठहराइए, मतलब कारण दीजिए। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों, तो लोकतंत्र और आर्थिक जो असमानता है इसके बीच में जो संबंध है दोस्तों किस तरीके से हुआ है, देखिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के कारण क्या हुआ है, हमारे देश में आर्थिक असमानता थोड़ी बहुत तो कम जरूर हुई है। किस तरीके से, देखो उदाहरण के साथ समझाता हूँ। 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना पर आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर हुआ है। मतलब पहले क्या था, जो तानाशाही थे, तानाशाही का मतलब है उन्हीं की बात जो चलती थी, अब उनकी में थोड़ी सी कमी आई है, जिससे क्या है ना कि अब वो तानाशाही रवैया नहीं अपना पाते हैं, सब कुछ कानून के तरीके से होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि लोकतंत्र को खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जनसंख्या का आकार कितना है, कितनी जनसंख्या है उस देश में, वैश्विक स्थिति क्या है, विश्व में उसकी क्या स्थिति है, अन्य देश कैसा सहयोग कर रहे हैं, देश के द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है, क्या वो जनता का कल्याण करना चाहते हैं या फिर अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। और 2 पॉइंट और बताऊँ मैं इसमें दोस्तों, तो क्या है 2 पॉइंट, हम कह सकते हैं कि हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल तो नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही बेहतर है, क्योंकि इससे कई सकारात्मक फ़ायदे हुए हैं। लोकतंत्र के आने से हम ये तो नहीं कह सकते कि दोस्तों अमीर और गरीब के बीच में अंतर ख़त्म हुआ है, पर कुछ तो कमी आई है और इसके अनेक फ़ायदे होते हैं, सकारात्मक फ़ायदे हैं। अगला कह रहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गरीबी लगातार घटती जा रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे गरीबी क्या लगातार घटती जा रही है, मध्य वर्ग की आय बढ़ी है, मतलब जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा और अमीर हुआ है। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों 9वां क्वेश्चन करेंगे।
नौवां क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन सी की बात करें, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व के पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। मतलब अगर आपको आपका उत्तर हाँ है तो क्यों बताना है, और हाँ नहीं है तो वो भी बताना है क्यों। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपना हाँ या ना में अपने उत्तर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए इसका आंसर। तो गाइस जो आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए जो लोकतंत्र है ये एक तरीके से प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है, तो क्यों होती है वो बताना है। तो देखो पहला कह रहा है बड़े समाज के लिए। बड़े समाज का मतलब है, जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ही 2 बड़े समाज हैं। तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई तो आना चाहिए ना। तो उसी तरीके से कह रहा है प्रतिनिधित्व समाज की आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है, और संविधान में भी यह बात तय की गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि तय की गई है इस तरीके से कि यहाँ पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। हम भारत की बात करें तो चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का या किसी और अन्य धर्म से संबंधित हो। जब समाज में बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। कह रहा समाज में क्या होता है जब कोई समस्या बड़ी हो जाती है और जटिल, यहाँ पे दोस्तों समस्या लिखा नहीं है यहाँ पे। जब कोई समस्या समाज में बड़ी और जटिल हो जाती है तो उन्हें उस विशेष मुद्दों को सबके नज़र में लाने के लिए, यानी कि सरकार की नज़र में लाने के लिए कोई तो ऐसी एजेंसी होनी चाहिए या तो कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए ना। तो उसीलिए क्या है दोस्तों, कोई तो प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधित्व का मतलब है हमारे लीडर तो कोई तो होगा ना, ये वाली बात है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधित्व को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। हम सभी जानते हैं कि जो भी इलेक्शन होता है उसमें हर एक क्षेत्र से अलग अलग नेता चुन के आते हैं। उन सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है, एक साथ लाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि क्या होता है एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है, निर्माण होता है। और लास्ट जो पॉइंट है इसके समर्थन में, सरकार का समर्थन या तो उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरण की जरूरत होती है। कह रहे सरकार का आप समर्थन कर सकते हो या उस पर अंकुश कर सकते हो। आप अपनी नीतियाँ बनवा सकते हो, नीतियों का समर्थन कर सकते हो। तो अपने कोई भी काम कराना होगा तो आपके एरिया से कोई ना कोई तो प्रतिनिधित्व होगा। इसीलिए तो इलेक्शन लड़ा जाता है, हर एक चुनाव हर एक एरिया से कोई ना कोई खड़ा होता है। तो ये उनका आंसर है दोस्तों। इसी के 9वें क्वेश्चन के ऑप्शन में एक क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है ये, कि वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है। चुनौतियां बतानी है राजनीतिक दलों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखिए साथ में दोस्तों जो 5वां वो ये वाला जो क्वेश्चन था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9वें क्वेश्चन का। इसके 2 पॉइंट और दे रखे क्योंकि क्वेश्चन ये 5 नंबर का था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 4 पॉइंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, 5वां पॉइंट ये रहा। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। और अगला कह रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, कानून निर्माण करने, जनमत निर्माण करने, ये सब करने में क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। और राजनीतिक दल को एक अनिवार्य शर्त है, यानी ये सारा काम करना किसका काम है, एक लोकतंत्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी का ये काम होता है। और आपके पास कोई अन्य पॉइंट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि सरकार के समक्ष आज के टाइम में वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये बताना है। तो 5 पॉइंट लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आराम से वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना एक बड़ी चुनौती है। कह रहे जो पार्टी होती है उसके अंदर में भी क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि एक नेता बड़ा है तो हमेशा उसी की बात चलेगी। जैसे कि हम ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों की बात चलती है, एक तो अमित शाह और दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री, और किसी की कोई बात नहीं चलती है। इसका मतलब क्या है, अंदर में क्या है दोस्तों, आंतरिक लोकतंत्र एक तरीके से ना के बराबर है। इससे सारी ताकत क्या होती है, एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। इसी तरीके से केजरीवाल की पार्टी के में भी है, ज़्यादातर बातें केजरीवाल की चलती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि वंशवाद की चुनौती होती है। वंशवाद का मतलब होता है पहले उनके पापा कुछ थे, फिर उनके बेटे कुछ हुए, फिर उनके वाइफ कुछ बनी। जैसे कि कांग्रेस में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी, फिर उनका बेटा हुआ कौन,
संजय गांधी एक तरीके से उसके जो बेटे हुए को राजीव गांधी, राजीव गांधी की जो वाइफ थी सोनिया गांधी, फिर अभी राहुल गांधी, इस तरीके से मतलब एक ही परिवार में क्या होता है, सारे के सारे लोग सीट्स पर होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो पार्टियों में पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ भी बढ़ती जा रही है। अभी आप देख सकते हो कि यूपी के इलेक्शन में जितनी भी पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी के पार्टियों में क्या है, बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जिनका क्या है, अपराधियों के साथ बोलबाला रहा है, उनको जेल भी हो रखी है, केस भी है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है बहुत सारा। पैसे की बात है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि पार्टियों के बीच बढ़ती विकल्पहीनता, मतलब आज के टाइम में कोई विकल्प ही नहीं है। कोई सोचे भी अगर मैं हम मोदी को हटाए तो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है, मतलब उनके विचार में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, सबके सब एक जैसे काम करते हैं। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वह थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। कह रहे कई बार क्या होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो एक नया नेता अगर हम चुनना चाहते हैं तो कोई मिलता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ लेना। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। बैंक एवं सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियां बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। उचित तर्कों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब जो बैंक है और सहकारी समिति है, इनका गांव के इलाकों में साख की गतिविधि को बढ़ाने की आवश्यकता है। साख का मतलब उधार देने की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप अपने तर्क के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि बताइए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे सहकारी समिति को साख बढ़ाने की ज़रूरत है, क्यों? पहली बात, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा दिया गया ऋण की ब्याज दर अधिक होती है। तो पहली बात, जो बैंक होता है गाँव के क्षेत्रों में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिनको अगर पैसों की ज़रूरत होती है वो ब्याज पे अपने आस पड़ोस से ले लेते हैं, साहूकारों से ले लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनको बहुत अधिक दाम पे इस ऋण को चुकाना पड़ता है, और कई बार ऋण चुकाने में उनको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही बता रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा, अनौपचारिक का मतलब है जो ये आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे ऋण जब लेते हैं तो ब्याज की दर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जबकि बैंक एवं सहकारी समिति के द्वारा जो औपचारिक क्षेत्र है के द्वारा दिया गया ऋण जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से इनके ऊपर ब्याज की दर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा। लोग कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। अगर क्या होगा, बैंक और सहकारी समिति अगर आसानी से साख बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ से कम ब्याज पर क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी भी आय बढ़ेगी और देश की आय भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है कि क्यों बढ़ने चाहिए भाई बैंक और सहकारी समिति को साख। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। अगर मान लो किसी को कोई कर्ज चाहिए, अपने पड़ोस से लेगा, बट अगर उसे आसानी से बैंक लोन दे देगी बिना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल किए, फालतू के कागज़ के पैसे लिए, तो क्या होगा, वो आस पड़ोस से लोन नहीं लेंगे, बैंकों के पास जाएंगे, सहकारी समिति के पास जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो सहकारी समिति होता क्या है, तो सहकारी समिति दोस्तों वो होता है, कुछ लोगों का संगठन होता है, और कई बार ये सरकार भी बनाती है अपनी तरफ से, जो क्या करती है, जनता को आसानी से लोन प्रोवाइड कराती है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथे पॉइंट में कह रहा है कि जब फसल उगाने का टाइम आता है दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं कहीं और से, कर्जा लेते हैं कहीं और से, उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी किसानी का काम करते हैं। अगर उसमें आसानी से पैसा मिलेगा तो ज़्यादातर लोग किसान भी क्या करेंगे, फसल उगा सकेंगे, कई कारोबार कर सकेंगे, छोटे उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं पर व्यापार कर सकते हैं। सस्ता एवं सामर्थ्य अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। अगर आसानी से किसी देश में कर्ज मिलता है और वो भी सस्ता मिलता है, तो वो देश के विकास के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने। क्यों? सहकारी समिति और बैंक के द्वारा जो साख गतिविधि, साख का मतलब था दोस्तों उधार देने की क्षमता को बढ़ाना, यानी बैंकों को उधार ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब साख का बढ़ावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है सी के ऑप्शन में कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर क्यों है। अगर आपने मेरा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। देखो क्यों।
पहली बात तो अनौपचारिक होता क्या है? अनौपचारिक का मतलब है जो मतलब आसानी से पैसा दे देता है बिना किसी जांच पड़ताल को किए। साहूकार है जैसे, या फिर गांव में रहने वाले बड़े बड़े किसान हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है? अनौपचारिक स्रोत होते हैं। तो कह रहे हैं कि इन्हीं पर क्यों निर्भर है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। आपको क्या करना है ना, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अगर आपका पेपर दिन में है दोस्तों तो इसको एक बार दिन में मॉर्निंग के पेपर से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। और अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी भी देख लेना, कम से कम 2 बार देख लेना। पेपर में आप बिना पढ़े भी जाओगे तो भी अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो खुद ही बना के लिख पाओगे। तो मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, अनौपचारिक पर क्यों निर्भर है। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ऋण के औपचारिक क्षेत्र जो मतलब आसानी से लोन नहीं देते हैं उसे क्या कहते हैं? औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या, जो सरकार चलाती है, जैसे कि कौन? बैंक है, सहकारी समिति है, मौजूद ही नहीं है। पहली बात तो हर एक गांव के इलाकों में आज के टाइम में कह सकते हो कि बैंक का हर एक ज़िले में है, पर हर एक कस्बे में नहीं है, छोटे छोटे में, ठीक है। जहाँ कहीं भी बैंक मौजूद है, और बैंक से कर्ज लेना क्या होता है दोस्तों, अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में क्या है, बहुत मुश्किल है। वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं, ज़मीन है, कागज़ कहाँ है, ये कहाँ है, क्या काम करते हो, परंतु एक आस पड़ोस में रहने वाला कुछ नहीं पूछता। वो ब्याज पे पैसे देता है और लोगों को आसानी से मिल भी जाता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात की ज़रूरत पड़ती है। देखो जो मैंने बोला ना अभी, ऋणाधार, ऋणाधार का मतलब होता है, कई बार बोलते हैं कि बैंक के कागज़ लेके आओ, सॉरी ज़मीन के कागज़ लेके आओ, या गहने लेके आओ, इस तरीके से ज़मीन के पेपर लेके आओ। तो इन सब की कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। जबकि अनौपचारिक क्षेत्रों में मतलब जो पड़ोस में होता है वो कभी गहने नहीं मांगता है, ना वो ज़मीन के कागज़ मांगता है। तो ये 2 पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि सॉरी, ऋणाधार की अनुपलब्धता। अनुपलब्धता का मतलब है जब उनके पास ऋणाधार ही उपलब्ध नहीं होता, मतलब ना उनके पास गहने होते हैं, ना ही ज़मीन के कागज़ होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, एक गरीब को ना बैंक से लोन आसानी से नहीं मिल पाता है या नहीं ले पा रहे हैं। ये पॉइंट है इसका। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे कि साहूकार है, इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आसानी से जानते हैं, पहचानते हैं। इस कारण क्या होता है, अक्सर बिना ऋणाधार के मतलब बिना किसी चीज़ के आसानी से ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया ऋण दे देते हैं। जो कर्जदार होता है, जो कर्ज चुकाता है, कई बार क्या होता है ना, अगर सामने वाले को लोन चाहिए फिर से, तो पुराना लोन नहीं चुकाता, फिर भी नया लोन वो उसे दे देता है। तो आप इन सब पॉइंट को आसानी से समझ सकते हो और लिख सकते हो पेपर में। अब दोस्तों सेक्शन डी करते हैं। ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और ध्यान से करना क्योंकि इसके आंसर इसमें है। तो ये पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि डोमिनियन स्टेटस क्या था। तो डोमिनियन स्टेटस दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक तरीके से ये अंग्रेज़ों के अंदर ही आंतरिक की बात होती है। तो देखिए इसका आंसर, तो डोमिनियन स्टेटस का अर्थ था दोस्तों ब्रिटिश शासन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था, मतलब ब्रिटिश जो शासन है उनके अंदर भी एक संविधान के अनुरूप काम होता होगा। इसी को हम क्या कहते थे, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया था। तो गोलमेज जो सम्मेलन होता है दोस्तों, एक तरीके से वो चर्चा करते हैं इसलिए आयोजित करते हैं। फिर भी इसका आंसर देख लो, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भावी सम्मेलन का मतलब है आने वाला जो दोस्तों संविधान बनाया जा रहा है, फ्यूचर का जो संविधान बनाया जा रहा था भारत की आज़ादी से पहले जो इंग्लैंड में हुआ था, इसे ही हम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। एक मेज के ऊपर 4-5 लोग, बड़े बड़े लोग बैठते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भीमराव अम्बेडकर प्रधान और जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, पंडित तो आपके BR अम्बेडकर और दूसरा गांधी जी, कई बार इन्होंने चर्चा की है गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का इसी का, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का महत्व बताइए। तो 1929 में दोस्तों क्या हुआ था कि लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या क्या महत्व था। तो देखिए इसका आंसर सामने ही दिख रहा है मुझे, तो ये रहा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों, ये वाली बात थी। तो यहाँ से आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर आंसर है। चलो मैं इसका आंसर पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या है।
देखिए दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, ये डायरेक्टली आप इसको उतार सकते हो। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है लाहौर में कि पूर्ण स्वराज की मांग को अनौपचारिक रूप से मान लिया गया था। इस अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के साथ किले संघर्ष की स्थापना शपथ को लेंगे। तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। ये आपके ज्योग्राफी से एक तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। कांडला पतन को क्यों विकसित किया गया था? कांडला पतन का मतलब दोस्तों एक तरीके से क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे जहाज आकर के मिलते हैं। तो भारत का समुद्री मार्ग ये बता रखा है कांडला पतन, कतन छोटे पतन है, इसमें कांडला पतन की बात ये रही। तो कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। तो ये पूछ रहा है ना क्यों किया गया था, तो देखिए इसका आंसर ये रहा। कांडला पतन दोस्तों, कांडला पतन स्वतंत्रता विकास सुंदरता, एक मिनट सॉरी दोस्तों, कांडला पतन का विकास स्वतंत्रता के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापार के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था एक तरीके से उस समय, और जो कराची जो पतन था, कराची कहाँ चला गया, एक तरीके से पाकिस्तान में चला गया था। तो उसकी जो अब कमी महसूस हो रही थी उसको पूरा करने के लिए, और मुंबई का जो पतन था वहाँ पे हद से ज़्यादा व्यापार हो रहा था, तो उसके मतलब थोड़ा सा व्यापार को वहाँ पे से कम करने के लिए, उसके बोझ को कम करने के लिए कांडला पतन का निर्माण किया गया था। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पतन को क्यों विकसित किया गया, एक ही है। और दूसरा, पतन किस देश के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दूसरा वाला भी बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। मुंबई का जो पतन था दोस्तों, कि ये पूछा गया ना कि जवाहरलाल नेहरू पतन क्यों बनाया था। मुंबई की अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो कि इस पूरे क्षेत्र का एक समूह के पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। मतलब जो मुंबई का जो पतन था दोस्तों, वहाँ पे अधिक परिवहन था, उसको ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू पतन को विकसित किया गया, जो इस पूरे इलाके में क्या गया पतन की सुविधा को भी आसानी से प्रदान कर सकता था। और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि बताइए पतन का क्या महत्व होता था। पतन का ये रहा महत्व, पतन देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है व्यापार आसानी से होता है। 95% व्यापार, विदेशी व्यापार क्या होता है दोस्तों, संचालित करता है कौन, भारत का जितना 95% विदेशी व्यापार है वो पतन के माध्यम से होता है। पतन का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर जहाज आके मिलते हैं, पानी के जहाज। ठीक है गाइस, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, लास्ट सेक्शन में दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास एक ये। तो कह रहे हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र में, ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा भारत का राजनीतिक मानचित्र दे रखा है दोस्तों। तो इसमें जो पॉइंट ए था, ये रहा पॉइंट ए। इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, ये रहा ए स्थान से अंकित किया गया इस बिंदु ए को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींचिए। तो ए वह स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये रहा दोस्तों ए पॉइंट का नाम क्या है, एक तरीके से खेड़ा, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना कृषक आंदोलन शुरू किया था। इसी का अब 13वें क्वेश्चन का दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, पार्ट 2 है इसमें, कि भारत के उसी राजनीतिक मानचित्र पर चिन्हों से दर्शाइए। नंबर 1 कोची पतन को, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में है। और बी क्या है, कलपक्कम आणविक संयंत्र। तो देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं तीनों का तीनों। देखिए नंबर 1 जहाँ पे मतलब गांधी जी ने अपना कृषक आंदोलन शुरू किया था, खेड़ा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो हवाई अड्डा है दोस्तों, ये आपका पतन जो है एक तरीके से जब ये पश्चिम बंगाल में आता है। और तीसरा था क्या, कलपक्कम आणविक संयंत्र, वो यहाँ पे है एक तरीके से। फिर एक और क्वेश्चन था दोस्तों उसी में, कि कोच्चि पतन। तो कोच्चि बिल्कुल लास्ट में आ जाता है हमारे। तो ये रहा कोच्चि पतन आपका। तो ये जो जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उनके लिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं मैप की जगह। उस राज्य का नाम लिखना है जहाँ पे कलपक्कम आणविक संयंत्र स्थित है। उस राज्य का जहाँ पे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पतन स्थित है। उस राज्य का जहाँ पे कोच्चि पतन स्थित है। मतलब जो क्वेश्चन मैप में आ रखे हैं उनका नाम लिखना है, सीधी सी बात।
बस, तो आप उनका नाम लिखना। देखिए, तो जहाँ पे गांधी जी ने वो शुरू किया था अपना आंदोलन, वो कहाँ था? गुजरात के खेड़ा में। फिर क्वेश्चन था दोस्तों ये, कल्पक्कम जो हमारा ये है आल्विक संयंत्र है, कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और अगला क्वेश्चन क्या था इसी में एक और, ये बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हवाई पतन है वो कहाँ पे है? हवाई अड्डा जो है तो पश्चिम बंगाल में था। और कोच्चि पतन कहाँ पे है दोस्तों? केरल में है। कहाँ पे है? आपके केरल में है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर था, एंड हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।